Hello and welcome back to the channel. Thank you so much for coming back. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिस बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप उन लोगों में से हो जो यूपीएससी प्रिपरेशन में स्टक हो, फंस गए हो, या फिर आप शुरू करने की सोच रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। याद रखना, अगर अभी स्किप कर दोगे तो 3 महीने बाद खुद ही ढूंढ के इस वीडियो में वापस आओगे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किताबों में नहीं है। आज हम किसी टॉपर की कोई अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट रादर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट ही आपको बता सकता है। सो आई होप मेरी जो जर्नी थी और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आपके थोड़ा बहुत काम आए। आज मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स अनसक्सेसफुल होते हैं अपने कई सारे अटेम्प्ट्स में। और मैं ये चीज़ फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भी मैं बताने वाला हूँ ये आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब कि हम एम लक्ष्मीकांत के बारे में बात नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम करंट अफेयर्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे, बट इनफैक्ट हम ये बात करने वाले हैं कि आप बार बार लगातार हर रोज़ ये सारी चीज़ें कर क्यों नहीं पाते हो। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है एक्सपेक्टेशंस और उनसे आने वाला प्रेशर। कई लोगों को ये लगता है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना और बजट और सर्वे जैसी चीज़ें पढ़ना। बट एज एन एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा हर्डल और चैलेंज एक एस्पिरेंट की लाइफ में होता है एक्सपेक्टेशंस। आपसे जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती है, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके जो करीबी लोग हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा प्रेशराइज करने वाले हैं। ऐसा कई बार होता है और आगे भी होगा कई लोगों के साथ कि आपके जो सबसे करीबी लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे व्हाई आर यू डूइंग दिस। मतलब लोगों को ये लगेगा कि पढ़ाई तो हो गई, कि ग्रेजुएशन तो हो गया है, अब या तो नौकरी लग सकती है या तो फिर नौकरी लग चुकी थी, फिर छोड़ क्यों दिया, एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस। इनिशियल डेज में आप समझाने की कोशिश करोगे, इनिशियल डेज में आप डेडलाइंस खुद से दोगे, बट आफ्टर अ पॉइंट आपको ये समझ आ जाएगा कि ये चीज़ समझाई नहीं जा सकती। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो आपको मोटिवेट करती थी चीज़ें करने के लिए, वही आपका सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। अगला आता है फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड। मतलब ये वैसी चीज़ है कि अगर आप जॉब छोड़ के प्रिपरेशन के बारे में सोचना भी शुरू करते हो तभी से आपको खानी शुरू कर देती है। मतलब एक तरफ आप अपने उन दोस्तों को देखते हो जो या तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या एमबीए जैसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करने लग जाते हो। और ये बहुत ही नेचुरल है, लेट मी टेल यू दैट। आप अपने दोस्तों को देख रहे हो जो कि हर साल अपने अप्रेजल्स और प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं और हर साल या अगले कुछ सालों में उनके कुछ बड़े प्लान्स हैं। उसी तरफ आप अपने आप को देखते हो जहाँ पर आपको पता नहीं है आपके साथ इस साल भी क्या होने वाला है। और इस सब में सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर ये हो जाता है कि भले ही आपके दोस्तों के चाहे जितने बड़े गोल्स हों, उनके चांसेस ऑफ सक्सेस हमेशा आपसे ज़्यादा ही रहेंगे। नाउ आई नो आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अपने आप को दूसरों के अचीवमेंट से जज मत करो, सबकी जर्नी अलग होती है एंड ऑल दैट, बट लेट मी टेल यू, इफ़ एंड व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप ऑन योर यूपीएससी ड्रीम, ये सारी चीज़ें ही मैटर करेंगी, बिकॉज दिस इज़ रियलिटी एंड इट डजेंट मैटर आप क्या सोच रहे हो, रियलिटी विल ऑलवेज बी मोर रियल देन योर थॉट्स। अगला आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत बड़ा शब्द लेकिन बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। आपने वो मंडे वाली थियोरी सुनी होगी कि मंडे से जिम जाऊंगा, राइट? मतलब आज से क्यों नहीं, या फिर हफ्ते के इतने दिन जो बचे हैं मंडे के पहले तब क्यों नहीं। इट डजंट मेक सेंस, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो एज एन एस्पिरेंट आप यही करते हो, आप बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हो, आप ये बोलते हो कि वो हो जाएगा तो करूँगा, उस दिन करूँगा, इस दिन करूँगा, बट इनफैक्ट आप बस अपने आप को डिसीव कर रहे हो, अपने आप को झूठ बोल रहे हो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने बहुत ही अनरियलिस्टिक सा टास्क सेट किया हुआ है अपने लिए। मतलब आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे, आप नोट्स भी बनाओगे, आप रिविजन भी करोगे और पता नहीं आप और क्या क्या करोगे। तो आपके सबकॉन्शियस को ये अच्छे से पता है कि भैया ये होने वाला है नहीं। तो
इससे बेटर कि मैं ये टू डू लिस्ट अपनी जो रोज़ की टास्क लिस्ट है इसमें फेल हो जाऊँ, कैसा रहेगा कि अगर मैं करूँ ही ना। और बस इसी रीज़न से आप अपने आप को बोलते हो कि ये ना परसों से शुरू करेंगे, ये मंडे से करेंगे, या फिर दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप करके आता हूँ उसके बाद करेंगे, और ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। अगला बहुत बड़ा चैलेंज एज एन एस्पिरेंट आप फेस करोगे जिसे कहते हैं ऑल और नथिंग एटीट्यूड। मतलब कि अगर आपने अपनी टास्क लिस्ट में 6 या 7 चीज़ें रखी हैं टाइम के हिसाब से, कि सुबह उठते ही पहले ये करूँगा, उसके बाद फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, और मान लो कि आप अगर टाइम पे उठ ही नहीं पा रहे हो तो आप पूरे दिन का जो टास्क लिस्ट है वो खड्डे में चला गया। मतलब आप ये बोलते हो कि कल से ना फ्रेश स्टार्ट लेंगे, कल से फिर शुरू करेंगे। जो चीज़ हो गई, जो चीज़ मिस आउट हो गई, उसको स्ट्राइक आउट करके जो बची हुई चीज़ें, जो बचा हुआ दिन है, उसका यूटिलाइज़ करने के बदले आप अपने आप को फिर से एक बहाना देते हो कि कल से शुरू करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो ये जो ऑल और नथिंग वाला एटीट्यूड है ना, ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। मतलब आप ये सोचते हो कि या तो मैं करूँगा तो सब कुछ एक साथ करूँगा, या तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो जाता है कि हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि वो हर 1 घंटा जो हम प्रोडक्टिवली स्पेंड करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। और कोई ये खतरों के खिलाड़ी तो है नहीं कि आपको सारे टास्क पूरे करने हैं। जितना भी आप कर सको वो रियलिटी है आपकी। अगली बार से आप उतने ही टास्क अपनी लिस्ट में रखो, सिंपल। इसके बाद नंबर 5 पे आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब भी कोई यूपीएससी सिलेबस मुझसे पूछता था ना कि यार एग्जैक्टली सिलेबस में होता क्या है, तो मैं सिर्फ यही बोलता था कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ यूपीएससी सिलेबस, जो कि एक तरह से सच भी है। यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है लेकिन कंसाइज है, प्रिसाइज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ है। हम आफ्टर अ पॉइंट अपने आप को हर चीज़ में एक एक्सपर्ट मान लेते हैं। आफ्टर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये कहावत तो है ही कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। और इसी के चलते हम बहुत जल्दी टॉपिक से भटकने लग जाते हैं। जो चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं, जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए, वो चीज़ें भी हम पढ़ने लग जाते हैं, वो चीज़ें भी हम समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनका हमारे एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता है। एंड दिस इज़ वेयर आफ्टर अ पॉइंट एक ऐसा टाइम आता है जब आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरलोड कर लिया है कि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो आपके अपने नोट्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। और नंबर 6 पर आता है प्रोडक्टिविटी वर्सेस टाइम। आपने ये तो सुना ही होगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो 18-18 घंटे बैठ के पढ़ते हैं। वेल गेस व्हाट, हमने लोगों को 20-20 घंटे भी बैठते हुए देखा है। लेकिन 20 घंटे टेबल और चेयर के साथ स्पेंड करने का ये मतलब नहीं है कि वो पूरे 20 घंटे पढ़ाई में ही लग रहे हैं। यानी कि वो 20 घंटे जो स्पेंड हुए हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? काफ़ी सिंपल है। जो टास्क आप अपने लिए लिस्ट में लिखते हो कि आज इतने बजे तक ये पूरा करना है, बस देख लो उनमें से आपने कितना कुछ पूरा किया है। और अगर पूरा कर भी लिया है तो उनमें से कितने टॉपिक्स और कितने सब्जेक्ट्स आपको समझ आए हैं। अगर कुछ है जो रिविज़न करना है, उसी दिन आपके पास टाइम बचा है, तो गो अहेड एंड डू इट। सो सिंपल सी बात है, कितने घंटे आप स्पेंड करते हो उससे मैटर नहीं करता, बट कितनी चीज़ें आपने कवर की है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो दिन में अगर आप सारे टास्क 6 घंटे 8 घंटे में भी कवर कर लेते हो, विच इंक्लूड्स एवरीडे करंट अफेयर्स, आपके जो डेली का सिलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट है, पिछला कुछ रिविजन है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ अगर 6-8 घंटे में भी हो जाता है, वेल एंड गुड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। नंबर 7 पे आता है द करंट अफेयर डिल्यूजन एंड ओवरवेल्म। फिर से बहुत बड़े बड़े शब्द लेकिन सिंपल मतलब इनका ये है कि करंट अफेयर्स या फिर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड ही इसलिए की गई है क्योंकि ये आपको एक कॉमन मैन से 2-4 स्टेप आगे ही रखता है। और अगर ठीक से सही ढंग से किया जाए तो आप डेफिनेटली कुछ स्टेप्स आगे रहोगे बाकी लोगों से। बट अगर आप उल्टी सीधी न्यूज़ पढ़ रहे हो और जो सिलेबस में नहीं है उन न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन हो सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी न्यूज़ के इमोशनल फैक्टर में नहीं जाना है, आपको किसी भी न्यूज़ से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, सिर्फ फैक्ट्स उठाने हैं और ओपिनियंस उठाने हैं, और वो भी न्यूज़पेपर से। इन दोनों को कंबाइन करना है और अपना एक थर्ड ओपिनियन फॉर्म करना है। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू। अब फॉर एग्जांपल जैसे इजराइल और पैलेस्टीन का जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, इसमें आपको फैक्ट्स देखने हैं
कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये अभी क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। इसमें आप पता नहीं कौन सी साइड से हो, मतलब आप कौन सी साइड को सपोर्ट करते हो, बट इसमें आपको इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ये करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यही बताऊं कि अगर आपके एक हाथ में न्यूज़पेपर है तो आपके दूसरे हाथ में सिलेबस होना चाहिए। हर वो न्यूज़, हर वो चीज़ जो आपको लग रहा है कि सिलेबस वाली शीट में नहीं है, डोंट डू इट, डोंट रीड इट, डोंट मेक नोट्स, जस्ट लीव इट। इसके बाद नंबर 8 पे आता है एक ऐसी चीज़ जो पता नहीं आपको कितने साल लग जाए समझने में, बट अगर आपने ये नहीं किया तो आई डोंट थिंक आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ स्लीप एंड न्यूट्रिशन के बारे में। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आपका जो डेली न्यूट्रिशन इनटेक है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो भले ही शुरू के कुछ हफ्ते या महीनों में आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और आप कम सो रहे हो, कम खा रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हो, तो ये सिर्फ शुरू के कुछ हफ्ते या महीनों में होगा। इसके बाद में जैसे ही आपकी तबीयत डाउन होगी, जैसे ही आपकी हेल्थ डिप होगी, उसके बाद में पूरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी एकदम ज़ीरो। ऐसा कोई भी ऑफिसर नहीं है, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है, ऐसा कोई टॉपर नहीं है जिसने ये बताया कि क्योंकि वो सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोया था, क्योंकि उसने खाने में अपना टाइम कम स्पेंड किया है, इसीलिए उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आई मीन इट इज़ अननेचुरल, इट इज़ इनह्यूमन फॉर एनीबडी टू हैव सच क्लेम्स। इट्स एक्चुअली अ लिटिल फनी कि मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू कन्विंस दी ऑडियंस। आप लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है कि नींद, 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम पर ठीक से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बॉडी बिल्डिंग नहीं बट थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकली अगर आप फिट रहोगे तो ही आप मेंटली फिट रहोगे, और मेंटल फिटनेस से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप बाहर निकलो, लोगों से बात करो, और 10 लाख में से जितने भी लाख लोग फेल हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोगों का रीज़न हेल्थ एंड फिटनेस ही होता है। और फाइनली नंबर 9 पर आता है डे ड्रीमिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट कोशिश करते हैं। यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, ना कि सिर्फ स्टडी का बट मोटिवेशन का भी। मतलब बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स के चैनल्स और पता नहीं क्या क्या। तो कभी कभार वंस इन अ वाइल फॉर मोटिवेशनल पर्पसेस इनके मॉक इंटरव्यूज़ देखना या फिर इनकी स्ट्रैटेजीज़ देखना, ये सब कुछ काम आ सकता है, काफ़ी मोटिवेटिंग हो सकता है। बट माई एडवाइस इज़ टू नॉट ओवर डू इट। इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा मत देखो, इतना ज़्यादा इसी में मत लगे रहो कि इसका आपने अलग से एक बैकलॉग बना दिया है कि वो भी देखना है, ये भी देखना है, लबासना के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी देखनी है, और ये सब देखने के बाद में आगे का जो टाइम है आप सिर्फ डे ड्रीम करने में स्पेंड कर रहे हो। बस आप ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हो कि लबासना जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, या फिर ये होगा तो वैसे करूंगा, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे अपने तरीके से टैकल करूंगा, एंड स्टफ लाइक दैट। सो डे ड्रीमिंग साउंड्स वेरी इनोसेंट, ये बहुत ही इनोसेंट सा साउंड करता है, बट लेट मी टेल यू, वंस यू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ पुटिंग योरसेल्फ इनटू हाइपोथेटिकल थॉट्स, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे ये करने में। और आई कांट प्रेस ऑन दिस वन लास्ट टॉपिक, वन लास्ट चैलेंज इनफ। आई कांट टेल यू इनफ कि ये कितना ज़्यादा फेटल और कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है फॉर योर ओवरऑल प्रिपरेशन एंड योर ओवरऑल ग्रोथ। बट टेक माई एडवाइस, मोटिवेशन को मोटिवेशन जैसा ही इस्तेमाल करो। डू नॉट ओवर डू इट, बिकॉज nothing, absolutely nothing will let you clear UPSC or any other competitive exam other than productivity. तो हर वो चीज़ जो दिखने में अच्छी है बट आपको वो लेस प्रोडक्टिव बनाती है, जस्ट अवॉइड इट। तो ये थे 9 ऐसे चैलेंजेस जो हर एस्पिरेंट फेस करता है, जो मैंने भी अपने टाइम में फेस किए हैं। और आई थिंक ये सारे चैलेंजेस, ये सारे ऑब्स्टिकल ऐसे चीज़ें थी जो मैंने और मेरे फेलो एस्पिरेंट ने इतना ज़्यादा डिस्कस किया है कि शायद हमने एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें भी नहीं डिस्कस की। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि किसी को पता ही नहीं था इससे बाहर कैसे निकलना है, इसका सोल्यूशन क्या है।
YouTube पर UPSC रिलेटेड स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा है कि शायद आपको किसी क्लास की तरफ जाना भी नहीं पड़े। मतलब आपको फ्रॉम आंसर राइटिंग टू करंट अफेयर्स टू ऑलमोस्ट हर किताब कैसे पढ़नी है और उसके नोट्स कैसे बनाना है, उसको रिवीजन कैसे करना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमें भी मिला था। बट ये जो ट्रू चैलेंजेस है जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स फेल हो रहे हैं, इस बारे में ना तब कुछ था ना अब कुछ है। एंड विद दिस वीडियो आई जस्ट होप कि कुछ लोगों को ये काम आए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास में या आपके जान पहचान में कुछ एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। Do subscribe to the channel for more such content. Do give this video one like from your side, and thank you so much for watching. See you in the next one.